सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी वैसी कोई बात नहीं सर, बस मामूली से खांसी। देखो आरके, बढ़ती उम्र है, कमजोरी है और फिर खांसी। हम समझते हैं तुम्हें आराम की जरूरत है। काम कौन सा लठमार है प्रिंसिपल साहब, और थोड़ा बहुत आराम तो काम में मिल ही जाता है। देखो भाई रामकृष्ण, बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन सर पिछली बार भी आपकी मेहरबानी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ना हाँ में बदल गई थी। इस बार भी आपको ये उपकार करना पड़ेगा। मेरी बेटी लॉ कॉलेज में है और बेटा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। बस ये 1 साल और पूरा हो जाएगा तो सारा परिवार पार हो जाएगा। मैं सब समझता हूँ आरके, मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स इस बार भी मेरी बात मान ले। देखो भाई, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। सर मेरे क्लास का वक्त हो गया, अब मैं चलूं? अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। सुनो जी आरके, वो रमा का रिजल्ट आ गया? बस कल सुबह आ जाएगा। चंदन, आज मेरा रिजल्ट है, मैं पहले देखूंगी। नहीं, दीदी के रिजल्ट की खुशखबरी पढ़ने का हक पहले उसके भैया को है। मिसिंग? मिसिंग रानी अग्रवाल। रानी अग्रवाल 5 दिन से गुम है। पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। इस देश के नेता झूठ बोल सकते हैं, सरकार के कंट्रोल से चलने वाले रेडियो टीवी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर अखबार तक झूठ बोलने लगे तो भगवान जाने क्या होगा। तो गलती या भूल को झूठ नहीं कहते मिस रमा। ये भूल, झूठ, बेईमानी, चोरी, डकैती सबसे बुरी। एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाली लड़की का नाम छाप कर लिख दिया गया कि 5 दिन से गुम है और पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। इनाम दिया जाएगा? कितना कितना? वो तो चुप। जी में आता है लिखने और छापने वाले दोनों को गोली से उड़ा दूं। आप लोग फिल्म स्टार्स के बेडरूम और बाथरूम की खबरें तो बिल्कुल सही छापते हैं, उसमें भूल क्यों नहीं करते? आपकी तशरीफ आवरी से पहले ही हमें भूल का एहसास हो गया था। आज के इवनिंग एडिशन में माफीनामे के साथ साथ सही तस्वीर और सही नाम भी छप रहा है, मिस फर्स्ट क्लास फर्स्ट। बाय द वे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट मुबारक हो। मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी गलती सुधारिएगा और आइंदा ऐसी भूल मत कीजिएगा। जी जी जी। अरे ये भी कोई बात हुई? तस्वीर मेरी और खबर गुमशुदा की, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हमारे और थोपड़ा किसी और का छपे। पापा क्या कहना? भाई तेरी बहादुरी की तो हम वैसे ही कायल हैं, फिर इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर इतना बोर क्यों कर रही है? रमा पानी डाल, मेरी आंखों में मिर्ची लग गई है। रमा प्लीज पानी डालना। मेरी पूरी बात नहीं सुनती तो मैं पानी क्यों डालूं? ओह डालना प्लीज, पानी डालना, मुझे मिर्ची लग रही है। डालती हूँ, पानी पानी कर देती हूँ। अरे क्या कर रही है? बेटी तुम इन्हें जानती हो? जी अब जिन्हें, मेरा मतलब है मैं इनका गुनहगार हूँ। अच्छा, क्या गुनाह किया तुमने? जी इनकी तस्वीर के साथ किसी गुमशुदा की खबर छाप दी और अच्छा तो वो तुम हो? जी हाँ, वो मैं हूँ। लेकिन ये भीग कैसे गए तुम? क्या बताऊं सर, इस देश में, हमारे देश में, हाँ, लोग पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन सिविक सेंस बिल्कुल नहीं। अच्छा। अब देखिए ना, हर रोज रेडियो में, टेलीविजन में, अखबार में, हाँ, हर जगह ये बताया जाता है कि खिड़की से बाहर कुछ भी फेंकना हाँ, असभ्यता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी आंखें मूंद कर ऐसी हरकत करते हैं और किसी बेचारे पैदल चलने वाले राही को गंदे पानी से नहाना पड़ता है।
अब रास्ता चलने वाला आदमी आसमान की तरफ देख के तो नहीं चल सकता ना। हालांकि चांद, सूरज, सितारे सब आसमान पर ही होते हैं। अगला तैयार हो जाए और पिछला अंदर आ जाए। आई मीन नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी। इंजेक्शन कहाँ लेंगे, बाजू में या चुता में? ये अरे भाई, भाषा वो अच्छी जो सरल हो। मैं हर बीमारी का इलाज इंजेक्शन से करता हूँ। देश में अनाज की कमी है, लेकिन बीमार और बीमारियां बहुत हैं। नेक्स्ट। क्या बात है बेटा, छिंकते छिंकते अंदर गए थे और लंगड़ाते हुए बाहर आए? हालात की मार ऐसी ही होती है सर, लेकिन मुझ में शिकायत करने की बिल्कुल आदत नहीं। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं। किसका? एक तो साइंस का जिसने इंजेक्शन इजाद किया, और दूसरा उसका जिसने बड़ी बेदर्दी से, बड़ी लापरवाही से मेरे ऊपर ये ठंडा पानी गिरा दिया। जी में आता है लिखने और छापने वाले दोनों को गोली से उड़ा दूं। मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी गलती सुधारिएगा और आइंदा ऐसी भूल मत कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी आंखें मूंद कर ऐसी हरकत करते हैं, और बेचारे किसी पैदल चलने वाले राही को गंदे पानी से नहाना पड़ता है। अब रास्ता चलने वाला आदमी आसमान की तरफ देख के तो नहीं चल सकता ना सर। हालांकि चांद, सूरज, सितारे सब आसमान पर ही होते हैं। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं। किसका? एक तो साइंस का जिसने इंजेक्शन इजाद किया, और दूसरा उसका जिसने बड़े बेदर्दी से, बड़ी लापरवाही से मेरे ऊपर ये ठंडा पानी गिरा दिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपका रुख जिस तरफ है, मेरी मंजिल भी उधर ही है। कहीं कहाँ ड्रॉप कर दूं? पीछे बिठाकर बीच रास्ते पर छोड़ देंगे, यही इरादा है ना? ये इरादा मेरा नहीं, हाँ, हालात का हो सकता है। स्कूटर कौन चलाएगा, आप या हालात? ये सफर मेरा और आपका है, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट हालात के। मेरे दरवाजे तक आपको कौन ले आया, हालात या हाले दिल? मजबूरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बैठिए। वो क्या है कि मेरे बैग पर इंजेक्शन लाइन की और कोई जगह बची नहीं थी, रमा जी। मैंने अपनी आंखों से देखा, नकली दवाइयां रैप की जा रही थी। मैंने कहा किरण की बच्ची कर दे इनकी छुट्टी। मैंने झट से अपना कैमरा निकाला, घर करके आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से सारा कुछ पिक्चराइज कर लिया। अचानक उनका एक आदमी मेरे सामने आ गया। मैंने कहा किरण की बच्ची। मारा मारी से मुझे तो बहुत डर लगता है, और पिस्तौल से तो और भी ज्यादा। अरे डरने की कोई बात नहीं, हिंदी फिल्म है, 2-1 पल में गाना शुरू हो जाएगा, वो देखो।
माफ कीजिए, मैं सिनेमा का मैनेजर हूं। दखल अंदाजी के लिए क्षमा चाहता हूं। अगले शो का टाइम हो गया है और ये लीजिए 2 टिकटें। आप कृपया बाहर जाकर फिर अंदर आ सकते हैं। यहां के कायदे से बाहर जाना जरूरी है। लीजिए। थैंक यू। देखिए, वीडियो के वैसे हॉल अक्सर खाली रहता है। आइएगा जरूर, भूलिएगा मत, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। 103, 104। बस 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 बस। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? इसको बेच दो। उससे क्या होगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तमाशा बनने से बच जाएंगे और बसों में सफर किया करेंगे। नहीं बाबा नहीं, बम्बई की बसों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी साइड पर चली जाती हैं। हाँ, उससे बेटर आइडिया तो मेरे पास है। क्या? आप यहाँ आकर बैठिए और हैंडल संभाली, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। आर यू श्योर इट्स अ बेटर आइडिया? वेल, अंडर द सर्कमस्टांसेस, यस। ओके। संभाल के। ये नो एंट्री जोन में कहाँ घुसा दिया? मैंने कहा घुसाया तो आपने। जी, मेरा मतलब हैंडल तो आपके हाथ में है ना, मैं तो सिर्फ धक्का दे रहा हूँ। अच्छा। और फिर घुस गया तो घुसने दीजिए, यहाँ कौन देख रहा है? नो एंट्री, नो सेंट्री यानी एंट्री। समझी? नहीं समझी? कोई बात चलती नहीं है। और कितनी दूर है भाई? बस थोड़ी सी दूर। अरे ये तो तुम कब से कहती आ रही हो। बट दिस टाइम बाय गॉड आ गया। थैंक गॉड। उतरो। ओके, बाय। अंदर नहीं होगे? चाय नहीं पियोगे? फिर कभी, आज नहीं। कोई दूसरी अपॉइंटमेंट है क्या? अपॉइंटमेंट नहीं, एक असाइनमेंट है। एक सैनिटोरियम की ओपनिंग और एक मंत्री महोदय आ रहे हैं और फिर स्कूटर भी ठीक करानी है। वन सेक। आई मेरा बैग। थैंक यू। प्रोसीड। बाय। बाय। I declare this sanatorium open. बच्ची, कल की हेडलाइंस पढ़ लेना। हेलो, हम लोकसभा सदस्य श्री बांकेलाल बोल रहे हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र से। जी फरमाइए। कोई खता हो गई हमसे क्या? आप अपना अखबार छापने से पहले पढ़ते नहीं? हाँ? वो तो हम छपने के बाद भी नहीं पढ़ते। मेरा मतलब है कि तुम्हारा मतलब जानने के लिए ही हमने फोन किया। इस देश की जवानी चरस, गांजे, एलएसडी और ऐसी दूसरी नशेदार चीजों की नजर होती जा रही है। ऐसे नशे के शिकार लोगों के लिए हमने हॉस्पिटल कम सैनिटोरियम खोल दिया। तो तुम्हारा अखबार लिखता है कि हमने दौलत बटोरने के लिए एक और धंधा शुरू कर दिया। हम नेता लोग देश की दूसरी समस्याओं और अनगिनत समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं और तुम लोग हमारे बारे में ऐसा लिखते हो, शर्म नहीं आती? देखिए बंकलाल जी, भूल लिखाई में भी हो सकती है और भूल छपाई में भी हो सकती है। कल सुबह के एडिशन में माफीनामा छप जाना चाहिए जी, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे वरुण, घोड़े को कंट्रोल में रखने के लिए उसके मुंह में लगाम डालते हैं। अब तुम्हारे कलम को काबू में रखने के लिए मैं क्या करूं? मिस्टर एडिटर, मेरी आंखें सच देखती हैं, मेरा दिल सच महसूस करता है, इसलिए मेरा पेन भी सच लिखता है। इस पर कोई रोक, कोई लगाम नहीं लग सकती। जानते हो वरुण, जिस कागज पर तुम लिखते हो वो मेरा है और तुम्हारी लिखाई जिस कागज पर छपती है वो भी मेरा है। और हमारे अखबार की पॉलिसी है कि किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, इसलिए तुम उस पॉलिसी को मानोगे और अपने पेन को उस पर अमल करना सिखाओगे। दैट्स वेरी क्लियर। यू मे गो नाउ। राजा भैया तो अभी तक सो रहे होंगे। जागो चंदू भैया जागो, बहना के राखे तुझको
कब से पुकारे जागो जाग। जाग जाओ ना राजा भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए राखी लेकर आई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम सोए नहीं हो, सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो। रेखा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे सिफारिश करके तुम्हें फिल्म में काम दिला दूंगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है जनाब, असली सीन है, असली। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम नहीं उठे तो मैं इसी हालत में सोए सोए तुम्हें राखी बांधकर चली जाऊंगी। 1 2 3। लो, किससे मिलना है आपको? रमा है? जी है। आइए। चले। आपकी कलाई पर राखी नहीं है? मैं अपनी दीदी से कहूंगा, वो आपकी कलाई पर भी राखी बांध देगी। चंदू, हाँ? जो मुंह में आता है बकते जाते हो। जान नहीं पहचान नहीं। यह है मेरा छोटा भाई चंदन और आप हैं मिस्टर वरुण, पत्रकार। आदाब अर्ज़ है सरकार। पत्रकार? वही जिन्होंने तुम्हारी दीदी को गुम कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो वो आप हैं। आदाब अर्ज़ है। दरअसल वो भूल मेरी थी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वाह, क्या हो रहा है भाई? पिताजी देखिए इनके हाथ पर क्या लिखा है। सत्यमेव जयते। लेकिन ये सिर्फ लिखने भर लिखा है या इसे मानते भी हो? नहीं सर, ये मेरा कन्विक्शन, मेरी सारी जिंदगी है। शाबाश बेटा, तुम्हारे जैसे नौजवान हैं इसलिए इस धरती पर सत्य जीवित है। लेकिन इधर कैसे आना हुआ? वो सर, मैं जरा इधर से नहीं उधर से जा। रमा, इधर आओ। चंदन, तुम जाओ जाके पढ़ो। शाम को 4:30 बजे मिलेंगे। चाय नहीं पिलोगी? रमा! अच्छा, शाम 4:30 बजे। तुमने उस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया पिताजी। तो? मुझे सचमुच नहीं मालूम पिताजी। वो यहाँ नीचे से गुजर रहा होगा और जिसकी कलाई पर सत्यमेव जयते लिखा हो उसके बारे में झूठ बोलना पाप है बेटी। पिताजी, मैं तुम्हारा चेहरा कुछ और बोल रहा है और तुम्हारी जबान कुछ और। जब आप जानते हैं पिताजी तो पूछ क्यों रहे हैं? वैसे वो लड़का मुझे भी बहुत पसंद है बेटी। पिताजी। रमा, रमा, वरुण, वरुण, रमा, लेकिन ये बात तो बताओ, इन चमकदार गहनों के साथ साथ हमारी चमकदार बिटिया का ये चमकदार हाथ किसके हाथ में दे रहे हो? एक निहायत ही शरीफ पत्रकार है चमक, वरुण नाम है उसका। रमा की माँ को मरते समय मैंने वचन दिया था कि अपनी बेटी की शादी में दौलत नहीं, शराफत देखूंगा।
मैंने अपना वचन निभाया। वरुण बहुत अच्छा लड़का है। बिटिया की शादी में बुलाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा चमकलाल। अच्छा रामकिशन साईं, अब मैं चलता। अच्छा चमकलाल, मुझे भी स्कूल जाना है। नमस्ते। नमस्ते। आई एम सॉरी आरके, अब एक्सटेंशन नामुमकिन है। ऑर्डर्स राइटिंग में इशू हो चुके हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, मैंने अपनी सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में ही गुजारी है, और अब मेरे बच्चों की पढ़ाई के वक्त ये नौकरी मुझे इस तरह धोखा देगी, मैंने सोचा भी न था। वेरी सॉरी आरके, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, 60 साल से ज्यादा तुम्हारी उम्र हो गई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की पॉलिसी बन गई है कि बुढ़ों को हटाकर जवानों को रखा जाए। आई जस्ट कांट हेल्प इट। बुढ़ों को हटाकर जवानों को रखा जाए? ये किस किस्म की पॉलिसी है सर? ये कैसी पॉलिसी है? ये पॉलिसी और कानून बनाने वाले लोग जिनको हमने पढ़ाया है, ये पढ़े लिखे लोग, इनके लीडर, हमारे नेता यानी मिनिस्टर बहुमत में 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं। सरकार तो धोखा दे गई, शरीर भी दिन ब दिन धोखा दिए जा रहा है। अब शायद हौसला और हिम्मत भी धोखा देगी। चलो सुना नहीं क्या? चल भाग भाग गए। चल पीछे चल चल। डीपी साहब, आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम यहाँ से गुजर रहे थे, कोई हमारी गाड़ी से टकरा गया है। कोई गरीब आदमी लगता है, आप जरा संभाल लीजिए। समझिए आपकी गाड़ी कभी इस रास्ते से गुजरी नहीं। ड्राइवर साहब की गाड़ी लेके जा रिवर्स में। थैंक यू इंस्पेक्टर जोसेफ। कभी वंडरवर्ल्ड तशरीफ लाइए। सर्टेनली, आई एम ऑनर्ड। काले, वही साहब। ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करके एम्बुलेंस भिजवा देना। ठीक है साहब। आई एम सॉरी, आपके पिता आप कभी देख नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब। डॉक्टर, पिताजी की आंखें नहीं रही तो क्या हुआ? मेरे हाथ तो हैं। हर साल राखी क्यों बांधती हो इन पर? क्या मतलब? मतलब ये कि रसोई घर में चूल्हा मेरी कमाई से जलेगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई, मैं मानती हूँ कि अब तू बहुत बड़ा हो गया है, मगर
तेरे दिन कमाई के नहीं, पढ़ने के हैं। तो क्या हुआ, मैं सवेरे काम करूंगा और रात को पढ़ूंगा, लेकिन रसोई घर की चिंता तुम्हें नहीं करने दूंगा, समझी? लीजिए बहन जी। ओह हेलो चंदू, सुना है तुम काम करके घर संभालने लग गए हो। बड़ा हो गया हूँ ना, यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। पर हमारे खरीदने लायक तो कुछ भी नहीं रखा। ये सब आप ही का तो है। बहुत खूब, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो फिर मिलते हैं। ओके। चंदू, ये कौन है? ये मेरे होने वाले जीजा जी हैं, एक नेक इंसान। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। पैसे निकाल, मुझे गोली खरीदनी है। नहीं, मेरे पास पैसे झूठ बोलती है तू। मेरे पास पैसे निकाल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इसे मत मारो, इसे मत मारो। क्या मतलब? नशे की गोलियां खाने की आदत पता नहीं कहाँ से लग गई। जब नशा टूटता है तो अपने आप को ब्लेड से काट लेता है या फिर मुझे मारने को दौड़ता है। हाँ, मुझे पैसे दे दे वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो देखो, ये नशे का दौरा है, सत्यानाश है ऐसा नशा बनाने वालों का। कितने पैसे चाहिए? तुम दोगे? सालों ने आजकल भाव बहुत बढ़ा दी। 35 रुपए में एक गोली देने लगे। कहाँ मिलती हैं गोलियां? वंडरवर्ल्ड में। इस जगह का मालिक कौन है? कौन है इस जगह का मालिक? बॉस, आपसे कोई मिलना चाहता है। हम अभी आते हैं। ये लड़का यहां पर बिकने वाले नशे की गोली खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये इस देश का फ्यूचर है, भविष्य। अगर इसमें अपना भला बुरा सोचने की सलाहियत नहीं है तो क्या आप में भी नहीं है? नशे की तलब इतनी बढ़ गई इसमें कि गोलियों के पैसे खातिर अपनी मां की जान लेना चाहता था। ये कौन सी फिल्म के हीरो का डायलॉग था ब्रदर? ना ये किसी फिल्म का डायलॉग है, न किसी हीरो का। ये जिंदगी का वो नंगा सच है जिसके जिम्मेदार तुम हो। बेवजह इल्जाम मत लगाओ ब्रदर। नशे की किसी भी चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है। जाइए। तुम झूठ बोल रहे हो। इस लड़के ने खुद कबूल किया है कि इसने नशे की गोलियां यहां से खरीदी। इस लड़के के चेहरे पे क्या ये लिखा है कि ये सच बोल रहा है? मेरी इन आंखों में क्या तुम्हें झूठ की परछाइयां नाचती नजर आ रही हैं? आज की दुनिया में सच और झूठ का फैसला करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, गवाह की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं इसे बतौर गवाह यहां ले आऊं। भाई, ना तो ये गवाह है और ना सबूत। हमारे इस पार्लर में और ऐसे 20 पार्लर और जिनके के हम मालिक हैं, वहां मॉडर्न साइंस के चंद गेम्स यानी वीडियो गेम्स खेले जाते हैं। नशे की चीज ना तो यहाँ बनती है और न बेची जाती है। अब अगर कोई भाई बाहर से ही नशा करके आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर, मैं तुम्हें एक और अक्ल की बात बताता हूं। बताइए। मैं जिस फ्लैट में रहता हूं ना, उसकी कीमत है 19 लाख रुपया। मेरे लेफ्ट साइड में एक प्रोस्टिट्यूट रहती है और राइट साइड में एक स्मगलर। मगर मैंने कभी कोई आपत्ति नहीं की, हमेशा अपने काम से काम रखा। क्यों, है ना अक्ल की बात?
वैसे भी हमारे देश में लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी तरह से जीने का हक है, समझे? आपने तो बहुत कुछ समझा दिया। अब जरा मैं कुछ समझाऊं? मेरे पास वक्त तो नहीं है, फिर भी बोलो। हाथी के पास दो तरह के दांत होते हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। कोई हाथी अगर यह सोचता है कि वो अपने बाहर वाले दांतों को दिखाकर अपने असली दांतों को यानी खाने वाले दांतों को छुपा लेगा, तो यह इसकी भूल है। मैं एक पत्रकार हूं, जो कुछ नजर नहीं आता उसे भी देख लेता हूं। Get out. Out, you bastard. वंडरवर्ल्ड के मालिक के खिलाफ कंप्लेंट लगाने आए हो, उनकी हैसियत जानते हो? सच्ची शिकायत करना हर नागरिक का हक है और उसे दर्ज करके उसकी तहकीकात करना आपका फर्ज, समझे? शिकायत चाहे हैसियत वालों के जुल्मों और गुनाहों के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि वहां पर बिकने वाली ब्राउन शुगर का नशा कितना खतरनाक है? नहीं। क्या ऐसा कोई कानून है कि हैसियत वालों के गलत कामों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते? नहीं, आई मीन ऐसा कोई कानून नहीं है। तो फिर आप शिकायत दर्ज कीजिए। काले। ओए साहब, हाँ, तुमची कंप्लेन क्या है? आप लिखिए। हाँ, मालूम है। आप एफआईआर रजिस्टर में दर्ज कीजिए और मुझे एनसी नंबर भी दीजिए। हाँ, ठीक है। चलो। बेबी हियर। सर, एक जर्नलिस्ट आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के गया है, साथ में एक विटनेस भी लाया था। कंप्लेन को तुम देख लो इंस्पेक्टर, मैं गवाह को देख लूंगा। डैडी, ये देखा आपने? किसी उल्लू के पट्टे ने लिखा है क्या कि मेरा वंडरवर्ल्ड मेरे लिए वंडरवर्ल्ड है और आपका अंडरवर्ल्ड। इतना ही नहीं डैडी, ये गधा लिखता है कि बेटा अफीम, चरस, गांजा और ऐसी नशे की चीजें बेचकर देश के नौजवानों के दिमागों को बीमार करता है और उसका बाप यानी कि आप ऐसे बीमार दिमागों के लिए अस्पताल की ओपनिंग करता है। बीमारी भी कमाई का धंधा है और इलाज भी। डैडी, वो लिखता है कि बाप बेटा दोनों मिलकर ये काम करते हैं, हालांकि बिना सबूत के इस खबर में दम नहीं। मगर खबर तो है डैडी। हेलो, मैं बाकेलाल बोल रहा हूँ। कहिए हुजूर, क्या हुक्म है? अरे भाई, हम तो ये समझते थे कि तुम्हारा अखबार हमारा अखबार है और तुम हमारे अपने आदमी हो। क्या हुआ हुजूर? तुम्हारा ये सब एडिटर कौन उल्लू का पट्टा है मैं नहीं जानता, लेकिन उसे समझा देना मेरे बेटे के बिजनेस से, व्यापार से, धंधे से कोई ताल्लुक न रखे। हमारे परिवार में अपने देश की तरह सही और सच्ची डेमोक्रेसी है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे काम में कोई दखल नहीं देता और मैं उसके काम में कोई दखल नहीं देता। हम दोनों का कोई वास्ता ही नहीं। तुम्हारे इस सब एडिटर ने फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाजायज फायदा उठाया है, समझे? जी समझ गया, और उसे भी अच्छी तरह समझा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए।
आपने मुझे बुलाया सर? मजबूर किया है तुमने मुझे बुलाने पर। आज के अखबार में तस्वीरों के साथ जो हेडलाइंस हैं, वो किसकी इजाजत से छापी तुमने? वो एक सच्ची कहानी है सर, और सच छापने के लिए मुझे... मिस्टर वरुण, अखबार के धंधे में सच छापने के लिए नहीं, छुपाने के लिए होता है। आई डोंट एग्री विथ यू सर। देन यू कैन गो टू हेल। सिट डाउन। नो थैंक्स। देखो मिस्टर वरुण, आज के युग में सच और ईमानदारी ताकत नहीं कमजोरियां हैं, खूबियां नहीं खामियां हैं। सारी दुनिया को अपने खिलाफ करके आदमी ना तो लड़ सकता है ना मर सकता है। आप अपनी चिंता कीजिए सर। पानी के बहाव के साथ बहना कमजोरी नहीं कहलाता वरुण। मुझे तैरना आता है सर। भरोसा पानी है उसके बहाव पर नहीं, मैं अपने पर रखना चाहता हूं। जरा मैं भी तो सुनूं कि यहां से निकाल दिए जाने के बाद क्या फ्यूचर होगा तुम्हारा? मेरा फ्यूचर सच लिखना और छापना है माय डियर एडिटर। अखबार आपका नहीं तो किसी और का होगा। वो भी नहीं हुआ तो मैं अपना अखबार निकाल लूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं सच लिखता रहूंगा, सच छापता रहूंगा। देन आई एम सॉरी मिस्टर वरुण, हमारा अखबार नंगा सच नहीं छाप सकता। अगर हमारी पॉलिसी के मुताबिक सच को हमारी जरूरत का लिबास पहना कर लाने का वादा करो। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। एज यू प्लीज, यू आर डिसमिस्ड देन। माय प्लेजर सर। सर वो कहता है कि उसका फ्यूचर सच लिखना और सच छापना है। आज के बाद वो कुछ नहीं लिख पाएगा, न सच न झूठ। सुना है आपका फ्यूचर सच लिखना और सच छापना है? जी। मुझे गौर से देखिए। देख लिया, फ्यूचर का इरादा बदला, मौत भी नहीं बदल सकती। आठ बजने को आए, अभी तक नहीं आया? कहकर गया था देर से लौटेगा। कल राखी है ना, बहुत खूब राखियां बेचता होगा मेरा लाल। चंदू 8 बज गए, चल चलते हैं। नहीं यार, आज थोड़ा ओवर टाइम कर लेते हैं। क्यों? कल रक्षाबंधन है ना, मुझे अपनी दीदी को एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर देनी है, और अच्छी साड़ी न सस्ते में मिलती है न सस्ते में। ये देख, ये राखी बंधवाऊंगा मैं अपनी दीदी से। ठीक है, तू जाना चाहता है तो तू जा, मैं तेरा सामान भी अपने सामान के साथ बांध लूंगा। नहीं चंदन, जब तू ओवर टाइम करता है तो मैं भी तेरे साथ ओवर टाइम करूंगा। पुलिस? पुलिस? चंदू, ये पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे। चलो भाग।
क्यों? हम क्यों भागे? हम कोई चोरी का धंधा थोड़ी करते हैं। पकड़ लो सालों को सबको, ले जाओ थाने। क्यों भागता है इधर? बाकी लोग तो अपना हिस्सा देकर चले गए। डायरी में नाम लिखा गया तो जानते हो क्या होगा? पहले लॉकअप, फिर कोर्ट, और फिर जुर्माना, नहीं तो जेल। सर मेरा नाम मत लिखना। मेरा भी मत लिखना। साहब मेरा भी नाम मत लिखना। चंदू मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आ जाना। तुम अकेले में सरकारी डायरी खराब नहीं करूंगा। ला निकाल, कितने हैं? नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। अबे मुझे पैसा नहीं देगा तो घर कैसे जाएगा? लॉकअप में बंद कर दूंगा। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे पिताजी के लिए दवा लानी है, अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदनी है। बिना लाइसेंस के फुटपाथ पर धंधा करोगे और उस कमाई को कहोगे मेहनत की कमाई? सरकार की चोरी करके जीना है तो सरकारी आदमियों से बांट कर खाना होगा। लाइसेंस लेने जाओ तो म्युनिसिपालिटी वाले रिश्वत मांगते हैं। इस देश में ऐसा कोई काम बचा है जो बिना रिश्वत के हो सके? ये कौन है जो रिश्वत के खिलाफ बोल रहा है? मैं हूँ चंदन, मैं रिश्वत के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये मुझसे रिश्वत मांग रहा था। अच्छा, ये बेचारा तो सिर्फ मुंह से मांग रहा था। अगर मैं मांगता तो ऐसे जोशी का नाटक, खूब नाटक करता है। अबे उठ साला, यहाँ पे जो भी आता पहले ऐसे नाटक करता है। तुकाराम पानी लो। लेकिन हमारे साहब के पास हर ढोंग का इलाज है। लीजिए साहब। अबे उठ। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों मारा मुझे? तुम अपने आप कुछ समझते क्या हो? पुलिस की वर्दी पहन के तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? मेरी बहन वकील बनने वाली है, वो तुम दोनों की वर्दी उतरवा देगी। अबे तो फुटकर लौंडे, मुझे भाषण देता है? सर ये तो वाकई बेहोश हो गया और खून भी बहुत बह रहा है। ऐसा करो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ और दाखिल करा दो, और एक एक्सीडेंट केस भी रजिस्टर करा दो इसका। ठीक है सर। तुकाराम इधर आओ। जाओ। दीदी चंदू पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? क्यों? पुलिस भत्ता मांगती है और चंदू देता नहीं। अब क्या होगा बेटी? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उसे लेकर आती हूँ। मैंने सुना है मेरे भाई को आप लोगों ने पकड़ के रखा है। कहाँ है वो? क्या नाम है उसका? चंदन। चंदन? हाँ, हम ही उसे पकड़ के यहाँ लाए थे, मगर चूंकि वो पहली बार पकड़ा गया था हमने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। मगर खुशी के मारे जो वो भागा तो गिर पड़ा और सर पर चोट लग गई। खून बहने के कारण हमने उसे कूपर हॉस्पिटल भेज दिया। कूपर हॉस्पिटल? सॉरी। कौन थी ये लड़की? चंदन की बहन सर। बड़ी खूबसूरत लड़की है। डॉक्टर राजन, मुझे इंक्वायरी से पता चला है कि मेरे भाई चंदन का केस आपके पास है। गहरी चोट तो नहीं आई ना? बताइए ना डॉक्टर साहब। आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? क्या हुआ चंदन को? क्या हुआ चंदन को डॉक्टर साहब?
क्या हुआ चंदू को? प्लीज बताइए डॉक्टर साहब, प्लीज। उसके सर में गहरी चोटों के निशान थे। लगता है पुलिस की मार और सदमे की वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले ही दम तोड़ चुका। रिकॉर्ड में किसी वारिस का पता न होने की वजह से मैंने उसे इस कमरे में रखवा दिया है। चंदन, चंदू, भैया उठना। तू बोलता क्यों नहीं? हाँ? चंदू, बोलना चंदू। चल भैया घर चल, तुझे तेरी राह देख रहे हैं। पापा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटी, ठहर जाओ। देखो बेटी, चाहे डांस कंपटीशन हो चाहे सोशल फंक्शन हो, लड़कियों को घर से बाहर इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए। मेरी इतनी चिंता मत करो पापा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। इसीलिए तो डरता हूँ। तुम नहीं जानती बेटी आजकल जमाना कितना खराब है। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? सलाम साहब। क्या है साहब? चंदन की बहन ने भाई की मौत का सबूतों के साथ केस फाइल कर दिया। अब क्या होगा? हमारे बचने का कोई जरिया नहीं है। एक रास्ता है। कौन सा साहब? वंडरवर्ल्ड का मालिक। मैं आपका खैर खा, हिंदी में शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। बोलिए। आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए, वरना आपकी जान को खतरा है। सुनो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे फोन से साफ पता चलता है कि तुम डरे हुए हो। मुझसे नहीं, मेरे केस से। ये केस तो फैसले तक जाएगा ही मिस्टर शुभ चिंतक। एनीवे, अपने साथियों से कह दो कि जिसका ये केस है वो भी लॉ पढ़ रही है, इसलिए जिन्होंने जुर्म किया है वो बच नहीं सकते, समझे?
ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे धमकी दी जा रही थी। डॉक्टर राजन और छोटू, आप दोनों को कोर्ट में गवाही देनी है, लिहाजा मुझे लगता है कि धमकी शायद आप तक भी पहुंचे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कानून और इंसाफ में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। मैंने जो कुछ भी देखा है, चाहे कुछ हो जाए, मैं अदालत में बताने जरूर आऊंगा। चंदन मेरा दोस्त था, मैं भी आऊंगा, डरूंगा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर राजन और छोटू की गवाही के बाद तो वो दोनों सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हो सकता है सजा भी हो जाए। गवाह मिल जाने से कुछ नहीं होता, गवाह का अदालत तक पहुंचना भी तो जरूरी है। एक डॉक्टर है और दूसरा फुटपाथ पर धंधा करने वाला गरीब लड़का, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। एक्सक्यूज मी। यस। आप चंदन केस के गवाह डॉक्टर राजन है ना? जी हाँ। आपकी वकील मिसेस चोपड़ा ने आपको बुलाया। कहाँ है वो? चलिए। करो। योर ऑनर, सच्चाई ये है कि चंदन दीक्षित की मौत टैक्सी की मार से नहीं बल्कि पुलिस की मार से हुई है। और इसका सबूत है मेरा पहला गवाह डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन गवाह हाजिर हो। डॉक्टर राजन गवाह हाजिर हो। योर ऑनर, डॉक्टर राजन शायद किसी वजह से आ नहीं सके। मैं अपने दूसरे गवाह छोटू को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गवाह छोटू हाजिर हो। गवाह छोटू हाजिर हो। योर ऑनर, मैं अपनी हमपेशा और मोअज़्ज़िज़ साथी श्रीमती चोपड़ा से दरख्वास्त करूंगा कि गवाहों के चक्कर डालकर अदालत का ख्वामाखा कीमती वक्त जाया न करें। यह इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद है कि चंदन के खून में पुलिस का हाथ था। चंदन को बिना लाइसेंस फुटपाथ पर धंधा करते हुए पुलिस ने पकड़ा जरूर था योर ऑनर, लेकिन बाद में वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया गया था। थाने से निकलकर सड़क पार करते हुए चंदन का टैक्सी से एक्सीडेंट हो गया तो इसमें पुलिस का क्या दोष है? हालांकि पुलिस ने खुद उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया था, और अगर वहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? चंदन की बहन रमा के दुख का मुझे एहसास है, मगर बेगुनाह पुलिस पर इल्जाम लगाकर फंसाने वाले किसी भी इंसान को माफ नहीं किया जा सकता योर ऑनर, चाहे वो कितना ही दुखी क्यों ना हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर टर्न। योर ऑनर, मैं हवलदार काले से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सलाम साहब, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। हवलदार काले, क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि एक्सीडेंट की जगह पुलिस चौकी से कितनी दूर है? 20-25 कदम, समझ लीजिए चौकी के बिल्कुल सामने है। हाँ, तो एक्सीडेंट के वक्त आपने क्या सुना? गाड़ियों के टकराने की आवाज या चंदन की चीख? दोनों। तो फिर तुमने क्या किया? जी, मेरा मतलब टक्कर की आवाज सुन के तुम बाहर भागे? जी, भारी तो भागता, और कहां भागता। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, बाहर पहुंच के तुमने क्या देखा? क्या देखा? खड़ी टैक्सी और जख्मी चंदन। और टैक्सी ड्राइवर? वो ड्राइवर शायद भाग चुका था। टैक्सी का नंबर तो आपने नोट किया ही होगा। जी नहीं। ओह, एक्सीडेंट केस था इसलिए नहीं किया। वैसे तो पुलिस वाले बिना कारण ही कारों के नंबर नोट कर लेते हैं। ऑर्डर। खैर, फिर क्या किया आपने? जी, चौकी से जीप बुलाई और उसमें जख्मी चंदन को डालकर अस्पताल ले गए। हवलदार काले, आप कब से पुलिस में काम कर रहे हैं?
जी, पिछले 7 साल से। ओह, 7 साल से। योर ऑनर, 7 साल से पुलिस में नौकरी करने वाला यह हवलदार एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हुआ है, और यह इंसान न तो टैक्सी ड्राइवर की तलाश करता है, न टैक्सी का नंबर नोट करता है, और न ही अपने किसी साथी को हिदायत देता है कि ऐसा करो। योर ऑनर, या तो यह आदमी झूठ बोल रहा है या फिर यह पुलिस का आदमी ही नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। और रही गवाहों की बात, तो उन्हें मैं अगली तारीख को मरहूम चंदन की बहन रमा दीक्षित के साथ, जो कि इस केस की अहम गवाह है, हर हालत में पेश करूंगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। सर, ये लॉ स्टूडेंट रमा की गवाही हमें बर्बाद कर देगी। इस मक्खी के लिए मुझे मकड़ी बनकर जाल बुनना पड़ेगा, और ये काम करेगी शालू। ये तो रोड़ा भी नहीं, कंकर है मामूली सा। इसे रास्ते से हटाने में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कौन है? जी, मैं हूँ रमा की सहेली। तो चोर की तरह क्यों चल रही हो? आओ, बैठो। रमा है क्या? नसीब के लिखे को कौन टाल सकता है। वो अपने भाई की मौत के सिलसिले में वकील के पास गई है, अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। तुम बैठो ना, बैठो। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? बेटी, बेटी, चली गई। वकील का कहना है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, काले को तो सजा होगी ही होगी। बेटी, तुम्हारे गैर हाजिरी में तुम्हारी एक सहेली यहाँ आई थी। मेरी सहेली? हाँ। क्या नाम बताया? मैंने नाम पूछा पर तब तक वो चली गई थी। खाना खाया जा रहा है। तुम? मी बाजीराव काले, पुलिस हवलदार। हमें खबर मिली है कि इस घर से अफीम गांजे का धंधा होता है। नहीं। तुकाराम, तलाशी लो इस घर की। अफीम असली माल है। चलो चलो, तुमको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे, जिस घर में खाने के लिए पूरा अनाज तक नहीं मिलता, उस घर में से ये अफीम कहां से मिल गई तुम लोगों को भाई? हमें तो मिल गई।
रास्ता किधर है? उल्टा रास्ता। सुनिए। यस प्लीज। पहले ये फूल कबूल फरमाइए। थैंक यू। आपका नाम? थैंक यू। मुत्तू। आई मीन मुत्तू स्वामी। काम? वरुण को ढूंढना है। आई मीन वरुण से मिलना है। ओह, मगर ये फूल किस खुशी में दे रहे हैं आप? ये फूल है इस खुशी में जी कि आप हमारे साथ कमरे में चलिए। जरा पकड़िए। अयो, गलत बोले क्या मैं? नहीं, वो गलत सोची। मुत्तू। अरे तुझे ढूंढ रहे हैं तपड़ के आगे। वरुण है। वरुण, ये कैसा अजीब नर्स है जी इस हॉस्पिटल का, जिस किसी को भी तुम्हारे कमरे में जाने को बोला बड़े को ठजे। वरुण, अरे किसी नर्स का हाथ तो नहीं पकड़ा तूने रे? हाथ की सफाई तो प्यारे ऊपर वाले ने पहले ही दिखा दी। कैसा है तू? अय्यो, अरे पेशेंट अगर विजिटर से पूछेगा कैसा है तू, तो विजिटर पेशेंट से क्या पूछेगा रे? हम तुमसे पूछेगा कैसा है तू? फिट, एकदम फिट। अन्ना, are you worried ना? That is a very good news. इसी बात में हाथ मिलाना। मिलाओ यार। अरे हाथ में। सॉरी। दोस्तों में सॉरी कहना जुर्म होता है, यू नो। अरे ये हाथ है ना, मिला मिला। अरे तू आंखें नम क्यों करता है? तू मेरा हाथ नहीं है क्या? हा? नहीं है क्या? हा? छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते। हा? चुप जा, चुप जा। आगे बेटी। रमा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई जुल्म तो नहीं किया? जी मैं मिसेस चोपड़ा हूँ, रमा की वकील। आप? जी मैं उसका पिता हूँ। ओह। क्या हुआ अदालत में? हम हारे तो नहीं, लेकिन केस डिसमिस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से कोई गवाह ही नहीं पेश हुआ, रमा तक नहीं आई।
एकदम शांत करने वाला इंजेक्शन लगवा दो। ओके बॉस। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? रमा, रमा, दीक्षित। ओ, अभी तक अपना नाम याद है, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद सब भूल जाओगे। बीते हुए कल की तुम्हें कोई बात याद नहीं रहेगी, ना भाई की मौत और ना ही अपना आप। ये इंजेक्शन तुम्हें शांत कर देगा, जरा सा दर्द होगा और उसके बाद ये मेरा यक्का। लो जैदी मियां, अब चाल चलो। चल तो रहा हूँ यार। शालू रमा को इंजेक्शन देने गई थी, आई नहीं अभी तक। आ जाएगी, लेकिन तुम चाल तो चलो भाई। ये ले बेगम। बादशाह। नौशाद। बड़ी देर लगा दी उसने, अब तक आ जाना चाहिए था। ये क्या हुआ? अरे भाग। कैसे भाग गई वो? जाओ और उसके घर पर पहरा दो, वो वहां जरूर आएगी। ओके बॉस। हेलो डार्लिंग। छोटू है? नहीं है छोटू। देखिए, मेरा घर गुंडों ने घेर रखा है। मुझे शक है कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? हमने तुम्हारे पिताजी को ना देखा है, ना तुम्हें देखना चाहते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। मनहूस। दीदी दीदी। अरे छोटू, तू? हाँ दीदी, दीदी कुछ गुंडे मेरे घर पर आए थे, धमका कर चले गए, इसलिए उस दिन मैं अदालत में नहीं आया। मुझे माफ कर देना दीदी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी को मैंने मंदिर में देखा था, बीमार थे। मंदिर में देखा था? बीमार थे?
कहाँ चले गए सब? रमा? बस कर रमा, मैं और नहीं सुन सकती। भगवान के लिए बस कर। क्यों बस करूं? मैं भी चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने बस नहीं किया। उनके हाथ, पांव, मुंह सब कुछ चलता रहा। वो मुझे नोचते रहे, काटते रहे, मसलते रहे। भूखा कुत्ता जैसे बेजान गोश्त पर टूटता है, वो मुझ पर टूट पड़े और मेरा सब कुछ तोड़ दिया। एक औरत की कहानी अगर एक औरत नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा दीदी? तू चल मेरे साथ, अभी पुलिस के पास चलते हैं। इस धरती पर कोई दरवाजा ऐसा नहीं जैसे मर्द के जुल्म की शिकार कोई औरत खटखटाकर इंसाफ की मांग कर सके। एक कुंवारी लड़की को राखी के दिन उसकी इज्जत के रक्षक भाई की लाश मिलती है। पाप के अंधे होने का फायदा उठाकर उसके घर में अफीम छिपा दी जाती है और फिर इस देश की दाढ़ी जाति की इज्जत के रक्षक पुलिस वाले उस पर अफीम बेचने का इल्जाम लगाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और बेहोशी की दवा पिलाकर उसके कच्चे गोश्त से अपनी हवस मिटाते हैं। मैं पूछती हूँ, ये इंसानों की दुनिया है या जानवरों की? यहाँ का मर्द आदमी है या दरिंदा? तू घबरा मत रमा, हम लोग हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कोई अदालत मेरी इज्जत नहीं लौटा सकती, कोई मंदिर मेरी पवित्रता की गवाही नहीं दे सकता। जो कुछ मुझसे जबरदस्ती छीना गया है उसे कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई इंसान, कोई भगवान भी नहीं लौटा सकता। जो जुल्म, जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उससे मैं मरकर भी नहीं भूल सकूंगी। रमा, मुझे तेरी बातों से बहुत डर लग रहा है। तू कहीं निराश होके कोई, मेरा मतलब है अपनी। नहीं दीदी, घबराओ मत, मैं नहीं मरूंगी। मरते तो वो हैं जो जिंदा होते हैं। मुझ में अब जिंदगी का बचा ही क्या है? दुर्भाग्य तो ये है कि मैं पागल नहीं हुई, मगर पागल खाने से भाग के तो आई हूं। और जिन लोगों ने मुझे वहां पहुंचाया उनको तो मैं। रमा, रमा, अरे मेरी बात तो सुन। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस चोपड़ा? मैं एक वकील हूँ कमिश्नर साहब, फिर भी अदालत नहीं गई क्योंकि रमा दीक्षित की कहानी का सच बिना सबूत का सच है। इसीलिए आपके पास आई हूँ। मैं जानती हूँ कि कानून के दायरे में कहीं भी बिना सबूत का सच सच नहीं माना जाता, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये तो नहीं कह सकता कि बिना सबूत के सच होता ही नहीं। पानी की बूंदों का जमीन पर गिरना इस बात का सबूत जरूर है कि आसमान पर बादल हैं, लेकिन बूंदें ना भी गिरे तो आसमान पर बादल है ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? रमा के सच ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है, मेरा दिमाग हिला दिया है। बिना सबूत का ये सच अगर बिना परख मर गया तो चिता इंसानियत की होगी, लाश भरोसे की होगी, आग ईमान की लगेगी और जलेगी मासूमियत, पवित्रता, भोलापन और सादगी। देखिए मिसेस चोपड़ा, मैं कानून का आदमी हूं। आप मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ शिकायत कर रही हैं। अगर वो शिकायत आप मुझे लिख कर दें तो शायद मैं कुछ कर सकूं। जी लीजिए।
अगर इस देश का कोई भी इंसान जुल्म और अन्याय की शिकायत करता है तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इन वर्दियों की बेइज्जती है। और अगर वो शिकायत किसी वर्दी पहने हुए इंसान के खिलाफ आती है तो डूब मरने का मकाम आ जाता है हम सब लोगों के लिए। लेकिन चूंकि बिना सबूत के कोई भी इल्जाम जुर्म नहीं बनता, इसलिए हर जालिम इंसान उस वक्त तक नेक और शरीफ माना जाता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। यहां मौजूद 2 इंसानों की शिकायत मेरे पास उनके नामों के साथ आई है, लेकिन यह नाम मैं अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि न शिकायत करने वाले के पास कोई सबूत था न मेरे पास है। मैं एक बात आप सब लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं, पर्स छीनकर भाग जाना, गले से सोने की चेन उतार लेना, रेप, मर्डर, औरतों के साथ होने वाले ये तमाम जुल्म पुलिस की लापरवाही या इनएफिशिएंसी के सबूत हैं। बिना सबूत वाली शिकायतों की तादाद बढ़कर कहीं खुद अपने में एक सबूत ना बन जाए। मेरी तसल्ली हुए बिना मैं किसी पर हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन जब मेरी तसल्ली हो जाएगी तो कोई भी गुनाहगार बच नहीं सकेगा। दैट्स ऑल जेंटलमैन। बना ली है तुमने कि कौन से कदम पे गोली चलेगी या खंजर पेट में घोंप दिया जाएगा, कुछ पता नहीं। अब तो वरुण के लायक नहीं रही रमा। भूल जाओ उसे, दूर चली जा, लौट जा रमा। दूर हट जाओ उसकी जिंदगी से, लौट जाओ वरुण, लौट जाओ। मन के रिश्ते शरीर के टूटने से टूटते हैं कहीं, उसके पास जा रमा, मैं जाऊंगी। तुम पर इतना कुछ गुजर गया और किसी को खबर तक नहीं हुई। तुम भी तो चुपचाप जुल्मों के शिकार हुए। न जाने आए दिन कितनी ही कहानियों के गले घोंट दिए जाते हैं, मगर इस दर्दनाक कहानी की आवाज सबके सामने बुलंद कर दूंगा। रमा, जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना जुल्म करने वाला। और अब यह धर्म युद्ध तो तुम्हारे लिए भी लड़ना है। नहीं वरुण, ये जंग मेरी है, सिर्फ मेरी, और इसे मैं खुद ही लड़ूंगी। मुझे बेबसी की मूर्ति मत बनने देना वरुण, कमजोर मत होने देना अपनी रमा को। रमा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर अपने फर्ज से भी नहीं हटूंगा, कभी नहीं हटूंगा। शराब और शबाब आजाद। उसकी इतनी जुर्रत बेटे की ये कि वो निर्दोषों के लिए मकड़ी का जाल बुनता है। बेटे का वंडरवर्ल्ड, बाप के लिए अंडरवर्ल्ड, जुए का अड्डा वंडरवर्ल्ड, नौजवानों को और बच्चों को गुमराह और बर्बाद करने वाला वंडरवर्ल्ड, बाप और बेटे का साझा व्यापार
बेटा नशे का मरीज बनाता है और बाप ऐसे मरीजों का इलाज करता है। बीमारी भी कमाई का धंधा और इलाज भी। एक निडर और हिम्मत वाला अखबार आजाद, आजाद, आजाद। उसकी इतनी हिम्मत? जी हाँ, उसकी बुलंद आवाज आप लोगों को सड़कों पर सरेआम बेनकाब कर रही है। अगर यह मामला सड़कों से पार्लियामेंट तक पहुंच गया तो पीएम के सफाई अभियान में सबसे पहले हम लोग कचरे की तरह उठाकर सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे। उसके कलम की सच्ची आग हम लोगों को जलाकर खाक कर देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आग को हम अपनी आग से जलाकर राख कर देंगे। सच्चाई वो जोत नहीं, इसकी जड़ें इतनी गहरी है जितना है पाताल। हो टूट के भी ये साज न बदलेगा अपना सुरताल। अरे धीरे कैसे भागे बेटी, हमें इंसानियत, इज्जत, इंसाफ, कानून और शराफत की रक्षा करनी होती है शैतानों के जुल्मों से। और बेटी शैतान तो बहुत तेज भागते हैं, इसलिए हमें उनसे भी ज्यादा तेज भागना पड़ता है। कमान कमान, अच्छी सेहत के लिए सुबह और शाम वर्जिश करना बहुत जरूरी है। एंड यू मस्ट डू इट। ओके पापा।
हम घर चलते हैं। बाकी एक्सरसाइज घर में जरूर करना, भूलना नहीं। पापा। बोलो बेटे। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, इनकार तो नहीं करोगे? पहले बताओ क्या बात है, फिर हाँ या ना का फैसला होगा। मुझे एक प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में हीरोइन का रोल देने का वायदा किया है। आज रात को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है, जाने की इजाजत चाहती हूँ। आई एम सॉरी लीना, ये इजाजत तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों पापा? क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दामन पे कोई ऐसा दाग लगे जिससे तुम्हारी बाकी जिंदगी खराब हो जाए। हम जानते हैं सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती और प्राइवेट नर्सिंग होम बहुत महंगे हैं। हम ये भी जानते हैं कमिश्नर साहब की ईमानदारी और सख्ती की वजह से तुम लोगों के हफ्ते बंद हो गए। फिर भी बोलो। आप तो अंतर्यामी है सरकार, बस ले देकर आप ही का दरबार बचा था। हमारे दरबार से कोई भी खाली नहीं जाएगा। मोहिनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस हालत में अपना ख्याल रखा करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुमने नर्सिंग होम में पैसे भर दिए हैं ना? मैं सरकारी अस्पताल में बच्चा नहीं जनूंगी। हाँ हाँ भर दिए जाने मन, फैमिली प्लानिंग सेंटर में भरे, सब इंतजाम कर दिए। अब मैं नाइट ड्यूटी में जा रहा हूँ। संभल संभल के, धीरे धीरे पाँव रख के घर जाना। मैं जाता हूँ। नमस्ते। देखिए, मैं उस फैमिली प्लानिंग सेंटर से आई हूँ जहाँ आपके पति ने आपके पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए पैसे भरे हैं। हो। आपको एडमिट होने के लिए फोटो खिंचवानी होगी। आई गो भाई फोटो। कब और कहाँ, कौन खींचेगा फोटो? मैं सब इंतजाम करके आती हूँ, तैयार रहिए। बेटी, तुम्हारे पिताजी ने ये गहने तुम्हारे दहेज के लिए खरीदे थे, क्यों बेचती है? मुझे कुछ खरीदना है। क्या? अरे क्या कर रही हो? अरे क्यों बांध रही हो मुझे? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? छोड़ दो, छोड़ दो। तुलमाई थे, मेरा पति हवलदार है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हें बचाना पड़ेगा अपनी से। मुझे माफ कर दो। अरे आप आज रास्ता कैसे भूल गए? आप बैठिए, मैं गीजर बंद करके आती हूँ। अपनी जान, अपने होने वाले बच्चे की जान और अपनी बीवी की जान। अरे ये लड़की कौन है? जैसा कहा था वैसा करो। नहीं प्लीज, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नो 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 नो, नहीं
हेलो इंस्पेक्टर जोसेफ। मैं बोल रही हूँ रमा। और रमा, मुझे पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर के शैतान को याद करना होगा इंस्पेक्टर जोसेफ। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ इंस्पेक्टर। कैसी खुशखबरी? Oh, I see. You don't worry about anything, baby. इस देश की सेफ्टी देखने वाले हमको नहीं देख सकते। All the best. Thank you, Tom. baby. Thank you. इस लॉकेट में छुपी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। हर देशद्रोही ऐसा ही सोचता है टॉम। हाँ, हर देशद्रोही ऐसा ही सोचता है। ये कुत्ता जो इस लॉकेट में छुपाकर इस देश के राज तुम्हें बेच रहा था, वो तुम अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि इस हरामजादे के साथ मैं इस लॉकेट को यहीं दफन करके जाऊंगा। ओह, तो तुम अभी तक जिंदा हो। टॉम, ये वही ग्रेट जर्नलिस्ट है जिनकी मैं आपसे तारीफ कर रहा था। अच्छा। बच्चे, मेरा नाम बीबी है। मैं आज तक तुम जैसे हजारों देशभक्तों को ऊपर पहुंचा चुका हूं। और अब तुम्हारी बारी है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। You bastard! अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना। You all right? Are you all right? पापा ठीक वक्त पर आ गए, वरना इस लड़की ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया था। देखा इंस्पेक्टर जोसेफ, जब अपनी बेटी की इज्जत का सवाल था तो जान ले ली एक इंसान की। क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी? लेकिन ये तो बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझसे मत पूछो, अपने इस बाप से पूछो कि मैंने क्या बिगाड़ा था इसका। हाँ? पापा, ये क्या कह रही है? काली का खून इस बात का सबूत है कि मानव हत्या का कारण गुस्सा हो सकता है, मगर एक कुंवारी लड़की की इज्जत की हत्या करते वक्त मर्द अपने पूरे होश में होता है, जोश में होता है, और बलात्कार को ही अपनी मर्दानगी का तमगा समझता है। बलात्कार? किसका बलात्कार? किसने किसके साथ बलात्कार किया? तुम्हारे बाप और काले ने मिलकर मेरे साथ किया था। क्या? क्या ये सच कह रही है पापा? शर्म आनी चाहिए आपको। मत छूइए मुझे। काश मैं आपकी बेटी नहीं होती और ना ही आप मेरे पापा। इस लड़की की सूरत में क्या आपको मेरी शक्ल नजर नहीं आई? आपकी बेटी होने से तो मजा अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए, आपको कष्ट देना मेरा मकसद नहीं था। भगवान आपको कभी माफ नहीं किया, कभी माफ नहीं करेगा। मैंने कहा था ना, इस
जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे छोड़ के बच्चा, मुझे छोड़ के बच्चा बेटी। रेप, मर्डर, औरतों के साथ होने वाले ये तमाम जुल्म, रेप, मर्डर, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी तब कोई भी गुनाहगार बच नहीं सकेगा, बच नहीं सकेगा, बच नहीं सकेगा, बच नहीं सकेगा। खाना चुरा कर किसी भूखे को खिला देने से चोर को ईमानदार नहीं कहा जा सकता। भूखा चाहे सारा देश हो या कोई एक, गलत रास्ते से सही मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। देखो, तुम दोनों पढ़े लिखे समझदार हो। इन फ्यूचर सिर्फ मंजिल पर ही नहीं, रास्ते पर भी ध्यान देना। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ सर। कानून की कमजोरियों को कानून पढ़कर दूर करना चाहती हूँ, ताकि इंसाफ सबको मिल सके और जल्दी मिल सके। मैं एक पत्रकार हूँ सर। चोरी, बेईमानी, घूसखोरी के खिलाफ लिखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। इस देश की जनता को जगाना चाहता हूँ सर। फिर भी कानून तुमने अपने हाथ में लिया है। मिलॉर्ड, जब मेरा हर सही कदम बुराई को नहीं रोक पाया तो मजबूरन मुझे कानून अपने हाथों में लेना पड़ा और मैंने बुराई को खत्म कर दिया। मेरे पिस्तौल से चली हर गोली। कंस का वंश जो कदम कदम पर आज भी अत्याचार मचाए, कंस का वंश जो कदम कदम पर आज भी अत्याचार मचाए, वो ना जाने कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर कब आ जाए, चक्र लेकर कब आ जाए। आजाद एक निडर अखबार, एक सच्चा अखबार। आजाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा